हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, वेलकम टू द मेडिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं अपने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मुझे लगता है कि कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स पे ले लेनी चाहिए जो कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो जाएंगे। जैसे एक बहुत अच्छा टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का टॉपिक, जो कि हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूडेड रहता है, जिसके बारे में मैं पूरा इंफॉर्मेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ एक ब्रीफ करा दूंगा आपको कि भाई स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। अब देखो, अगर इन बेसिक चीजों को आप समझ जाते हैं कि भाई स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या है, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो फिर मुझे लगता है कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आपको बीट करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बेस है उसका। अगर आपको बेस एक बार क्लियर हो जाएगा तो बेस क्लियर होने से आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक है, जिसकी वजह से लगता है कि नहीं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ी ही जो है टेढ़ी खीर है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है या फिर इससे समझा नहीं जा सकता है, तो ये सारा का सारा केवल एक आपका भ्रम होता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे नाम आपको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरी चीज है हमारे पास केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का जनरल मतलब क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो वर्ड आया हमारा इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रो वर्ड आया कहां से भैया, इलेक्ट्रो वर्ड आ गया हमारा कहां से, इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो सबको पता होगा भाई, इसमें एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आ जाते हैं भाई साहब केमिस्ट्री पे। व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब है कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, अगर कहीं पे भी हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, हम कहेंगे हाँ सर ये तो केमिस्ट्री है। क्या है ये तो केमिस्ट्री है सर। ठीक है, अगर यूं देखा जाए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में कोई रिलेशन देखें, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन के बारे में अगर हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो उसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। आगे बात समझ में क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी स्टडीज के बारे में हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, या फिर उसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए, डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, it is the study of relation between electricity and chemical reaction, electricity and chemical reaction। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, हालांकि मैं तो इस टॉपिक में घुसना नहीं चाह रहा था कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले आपको समझा दी जाए या फिर उसका डेफिनेशन बता दिया जाए। मैं तो चाहता था कि सबसे पहले आपको यह बताया जाए कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बेसिकली सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही होना चाहिए कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एंड व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब बेटा देखो, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा एक ऐसे बच्चे की जो बच्चा बचपन से ही कैसा है, पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, और बेसिकली देखो होता क्या है ना, कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हर वक्त पीटो, लगे रहो उनको, पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो, ठीक है, तब जाके वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है उनको पीछे से एनर्जी देती रहो, एनर्जी इनको बैकवर्ड में देते रहो। पापा है, पापा पीछे से एक लगा रहे हैं, मम्मी है पीछे से एक लगा रही है। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करते करते कुछ रिएक्शन कर जाते हैं, या धीरे धीरे करते करते लाइफ में कुछ कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक बार समझाने पे या एक बार
किसी चीज को गलत कर देने के बाद, एक गलती कर देने के बाद दोबारा से सारी चीजें अपने आप से ही सही करते हैं। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने दो बच्चों के बारे में बताया। एक बच्चा ऐसा है जिसको मैंने एनर्जी दिया, एक बच्चा ऐसा है मेरे पास, ये एक बच्चा मेरे पास ऐसा है, ठीक है, जिसको मैंने एनर्जी दे दिया, और ये अपनी पूरी लाइफ अपने आप से ही चलता रहा, अपने आप रिएक्शन करता रहा। इसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी या फिर दोबारा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि हम ये कह सकते हैं दिस रिएक्शन प्रोसीडेड अपने ही तरीके से, मतलब चलता रहा, उसको किसी जो है एक्सटर्नल एनर्जी की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एनर्जी देने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे भाई, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बड़े बदमाश होते हैं। एनर्जी दे दो इनको, ठीक है, थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वर्क करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वर्क करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? फिर लेजी हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? लेजी हो जाएंगे। दोबारा इनको एनर्जी प्रोवाइड करो, फिर दोबारा वो वर्क करेंगे, फिर थोड़ी समय के बाद क्या हो जाएंगे? लेजी हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कहीं तुम यही बच्चे तो नहीं हो? चेक कर लेना भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यही बच्चे हो कि तुमको हर वक्त जो है एनर्जी दिया जाए तब जाके काम करते हो, फिर लेजी हो जाते हो। ऐसे बच्चे नहीं बनना है भाई। हमें कैसा बच्चा बनना है? इस तरीके का बच्चा बनना। और ऐसे बच्चे को हम नाम दे देते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस बच्चा। या फिर अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको बोले तो हम ऐसे रिएक्शंस को कह देंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। मतलब ऐसे रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस को स्टार्टिंग में आपने थोड़े अमाउंट में एनर्जी दे दिया और फिर वो पूरी लाइफ या फिर पूरे थ्रू आउट द रिएक्शंस अपने आप चलते रहे, उनको किसी एक्सटर्नल एनर्जी की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी। इसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अगर इसका डेफिनेशन लिखे, हम कह सकते हैं द टाइप ऑफ रिएक्शन that gains energy once and continue forever is known as spontaneous reaction। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को कराने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, या फिर अगर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी भी पड़ रही है तो केवल लाइफ में एक बार वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? सोडियम को लेके पानी में फेंक देते हैं। आपने देखा होगा उसमें क्या हम कोई एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड हम नहीं कर रहे हैं, या फिर थ्रू आउट द रिएक्शन हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन फिर भी क्या वो रिएक्शन कर रहा है? तो हम कहेंगे हाँ सर, रिएक्शन तो कर रहा है। यानी कि वो रिएक्शन क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रिएक्शन खुद ब खुद अपने से चले, दैट रिएक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसी का अगर वाइस वर्सा कर दे, इसी का अगर उल्टा कर दे, तो हमें दूसरा रिएक्शन मिल जाएगा, और दूसरा रिएक्शन होता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बात समझ में आई? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगा द रिएक्शन दैट डू नॉट प्रोसीड बाय इटसेल्फ एंड ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी to carry out the reaction is known as non-spontaneous reaction। आगे बात समझ में भाई? आ गई बात समझ में? तो दो तरह के रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। एक रिएक्शन है हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो एक बार एनर्जी देने के बाद पूरे थ्रू आउट द रिएक्शन
कंटिन्यू करते रहें, अपने तरह से चलते रहें, ऐसे रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास आ जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जहां पे हम कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई करते रहते हैं, तब जाके वो रिएक्शन चलती है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहां पे बात करूंगा इससे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, कि कई बार इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। आपको बता दिया जाए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, यानी कि डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 1। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा जी होता है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, वो हमेशा 1 से कम होती है। और अगर बात करें हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, तो यहां पे जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे? 0 से। ठीक है, और एक सेकेंड यहां पे देखो, ये 0 होगा, लेस देन 0 और यहां पे ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पे जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। और यहां पे जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। आगे बात समझ में? डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई भाई साहब? बोलो भाई, समझ में आ गई इतनी बातें? आगे बढ़े। चलिए, तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11 के जो एनसीईआरटी का जो दूसरा वाला बुक है, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि रिडॉक्स का मतलब यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बना है, एक है आरईडी और दूसरा है ऑक्स। आरईडी का मतलब क्या भाई? व्हाट इज आरईडी? अगर हम देखें, हम कहते हैं सर रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड। एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन, इसी से मिलकर बनता है रिडॉक्स। क्या है? आरईडी का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में? तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, पहला है रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, उस रिडॉक्स रिएक्शंस में रिडक्शन और साथ ही साथ उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। आगे बात समझ में? अब थोड़ा सा रिडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। रिडक्शन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन। चलो, अब समझते हैं भाई साहब कि रिडॉक्स होता क्या है। व्हाट इज रिडॉक्स? अच्छा, अब रिडक्शन पे जरा सा ध्यान रखो। ये तुम्हारे पास टॉपिक है रिडक्शन। बेसिकली रिडक्शन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन समझना आसान है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सी का मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम ऑक्सीजन से रिलेट कर रहे हैं इसको, लग रहा है ना? तो हम कहेंगे सर हाँ, अगर हम कहीं पे भी ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं, हम कहेंगे सर एडिशन कराते हैं, अगर किसका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे कह देंगे सर हम एक तरीके से क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया कि भैया मैंने तुम्हें लाके ऑक्सीजन दे दिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें ऑक्सीजन मिला, तो तुम्हारा एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो गया। आगे बात समझ में? अच्छा, अगर मैंने तुमसे ऑक्सीजन छीन लिया, दैट मीन्स कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, फिर क्या हुआ है? हम कहें सर अब तो हमारा रिडक्शन हो गया है, ऑक्सीजन मेरे से दूर चला गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर रिमूवल हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, तो हम उसको कह देंगे क्या? कह देंगे सर ये तो रिडक्शन है। क्या है? ये रिडक्शन है। आ गई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन। और
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कह देंगे? रिडक्शन कह देंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, रिडक्शन के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टर्म भी यूज किया जाता है। अगर हम कहीं हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, मैंने तुम्हें हाइड्रोजन दे दिया, पहले क्या था, पहले मैं ऑक्सीजन दे रहा था, तो मैंने बोला कि भैया तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें क्या दे दिया, अब तुम्हें हाइड्रोजन दे दिया, तुम्हारे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो तुम कहोगे भैया मेरा अब तो रिडक्शन हो गया है। क्या बोलेंगे कि अब रिडक्शन हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। जहां कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ा जाए, मैं अगर आपके साथ हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं तो आपका रिडक्शन हो रहा है, मेरे साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मेरा भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर उसी जगह हाइड्रोजन हटा लूं, मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं वहां से, तो ऐसे टर्म को हम कहेंगे, ऐसे टर्म को हम कह देंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, ठीक है, मेरे बॉडी में से मैंने हाइड्रोजन को निकाल के फेंक दिया, ठीक है, दैट मीन्स कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेरे बॉडी में से ऑक्सीजन को निकाल के फेंक दिया गया, ऑक्सीजन को निकाल के फेंक दिया गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया गया, दैट मीन्स मेरा रिडक्शन हो रहा है। मुझे हाइड्रोजन लाके दे दिया गया, तब भी हम कहेंगे कि मेरा रिडक्शन हो रहा है। आगे बात समझ में? या फिर अगर मुझे ऑक्सीजन लाके दिया जा रहा है, सर लीजिए ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आ गई बात समझ में भाई? समझ में आ गई? देखो बच्चों, 12th वाले बच्चों को मैं 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसमें भी समझाने में इतना टाइम लग रहा है मुझे। क्या पढ़ते हो तुम लोग? चलो अब आ जाते हैं कुछ नए पॉइंट्स पे भी। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मेरा ऑक्सीडेशन नंबर ही बढ़ गया, किसी तरीके से मैंने अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया, ठीक है भाई, ऑक्सीजन मिला है मुझे, अगर मुझे ऑक्सीजन मिला है इसका मतलब मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, भैया चलिए, हाँ तो भाई अब एक नए टर्म के बारे में बात करेंगे, और नया टर्म है हमारा इंप्रूवमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे ऑक्सीजन मिला, मैंने ऑक्सीजन को किसी भी तरीके से गेन कर लिया, चाहे कैसे भी गेन किया हो, ठीक है, इसका मतलब मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा बढ़ गया। और अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैं हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने कह दिया कि मेरे पास जिंक है, मेरे पास जिंक है, और जिंक कन्वर्ट हो गया किसमें, मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं क्या, इधर लिख देता हूं, मेरे पास जिंक है और ये जिंक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Zn2+ आयन में, और साथ ही साथ ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज कर देता है। यानी जो आपके पास जिंक था, उस जिंक ने क्या किया, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और अपने ऊपर कैसा चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। तो देखा जाए तो पहले इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, तो हमने सर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, वो कितना था, +2 था। तो क्या यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, तो हम कहेंगे हाँ सर ऑब्वियसली बढ़ा है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यानी कि इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन।
इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहीं पे एक बात और आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। एक नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी कि अब हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार पांच पांच पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड द फोर्थ पॉइंट यहीं से मुझे मिला कि भाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारे पॉइंट्स मैं इनके लिए भी नहीं अप्लाई कर सकता हूं? जैसे यहां पे इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने ऑक्सीडेशन कह दिया था, क्या डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं रिडक्शन नहीं कह सकता हूं? तो आंसर होगा हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हम ऐड करेंगे वो होगा डिक्रीज in oxidation state is also known as oxidation state is also known as reduction। ठीक है, जैसे यहां पे हमारे पास Cu2+ आयन है, उस Cu2+ आयन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉपर का आयन था, ठीक है, कॉपर के आयन ने क्या किया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट, ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या फॉर्म किया, कॉपर का एक जो है एलिमेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई डिक्रीज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था पहले, बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0, +2 से 0 गिर गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट गिरना दैट इज नोन एज रिडक्शन। और यहीं से एक और पॉइंट मुझे पता चलेगा भाई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जब कहीं भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा हो, मेरे साथ अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो मेरा रिडक्शन हो रहा है, ठीक, मेरे से अगर इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे बात समझ में? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। आ गई बात समझ में? बच्चा पार्टी बात समझ में आ गई? चलो तो आगे बढ़े। अब हम चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें तो अभी हम गए ही नहीं। अभी तो हम केवल बेसिक चीजें जो क्लास 11th में मुझे पढ़ाई गई थी, थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, उसके कुछ बेसिक अभी उसमें हम पॉइंट्स देख रहे हैं। अभी डेप्थ में तो गए ही नहीं है, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, अगर इतनी चीजें आपने अच्छे से समझ ली, जिसको नहीं समझ में आया, ध्यान से नहीं देखा है, फिर से एक बार बैकवर्ड जाइए, इन चीजों को दोबारा से देखिए, क्योंकि मैं कहूंगा कि अगर आप इस चीजों को नहीं समझते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन सारे टर्म्स का यूज अभी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है। चलो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब क्या होता है भाई सेल? ये कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम? क्या वो वाले सेल की बात कर रहे हैं जो हमारे बॉडी के टिश्यूज के अंदर पाया जाता है? तो अगर ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं तो बेटा अभी के अभी क्लास को स्किप कर दो और जाके चद्दर ओढ़ के सो जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, हम बैटरी की बातें कर रहे हैं, और बैटरी में कौन सा सेल लगता है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, यहां उस सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम
जो सेल हमारे टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे हाथ में जो टिश्यू है उस टिश्यू के अंदर पाए, उस सेल की बात नहीं हो रही है। जो बैटरी के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उस सेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये भी समझते हैं। देखो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझेंगे, बट उसके पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो ऐसा रिएक्शन, ठीक है, और हमने जो रिडॉक्स रिएक्शन उठाया वो रिडॉक्स रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस। क्यों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उठाया भैया? क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं लेकिन ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वही बच्चा है जिसको स्टार्टिंग में एक बार, केवल एक बार पापा ने उसको बोला था कि बेटा अब तू पढ़ ले, उसके बाद वो जिंदगी भर क्या किया, अपनी लाइफ पूरी बेटर बना ली, बहुत अचीव कर लिया। आगे बात समझ में? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वही रिएक्शंस हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एनर्जी लेते हैं और आगे चल के बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं। इसी एनर्जी, इसी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी का यूज हमें करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कोई भी एनर्जी रिलीज हो सकती है, सपोज करो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस हीट एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हम कहेंगे सर इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से होने वाली, जो रिलीज होने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर ऐसा काम हम कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर कि ये हमारा कैसा सेल है, ये हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल है। कैसा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोला भाई। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल का मतलब है केमिकल का मतलब है भाई केमिकल चीजें, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का यूज किया, उससे निकलने वाली एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऐसे सेल को मैंने कह दिया भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आगे बात समझ में, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। अभी मैंने कहा कि भैया स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से होने वाली जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मैंने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा सकते हैं क्या? क्या हम कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी निकलती है, उससे निकलने वाली एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी मैंने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, बैटरी के 2 वायर ले लिए, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा सकते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे रिएक्शन जो हो ही ना रहे हो, उसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया, इलेक्ट्रिसिटी देते ही वो केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर दिया, पहले नहीं कर रहा था। तो ऐसे सेल को भी हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। यानी ये दोनों सेल कैसे हो गए, दोनों के दोनों सेल कैसे हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आगे बात समझ में। अब चाहे वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी देके हम कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा रहे हो, दोनों तरह के सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। आगे बात समझ में, क्या कह देंगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत भाई साहब? बोलो बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत?
आगे बढ़ जाए, चलिए। अब हमारा टॉपिक है भाई वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल। अब क्या होता है वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल, समझो बेटा। जब कभी भी हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे सर उसमें से कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। इस एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, इस एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल। क्या बोला मैंने, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ऐसे सेल को, इसके लिए भाई मैंने कोई सेटअप किया होगा ना, कोई सेल बनाया होगा, इसी सेल को हम कह देते हैं क्या, वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। अभी इसके बारे में एक पूरी डिटेल में व्यू लेंगे, बट अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा ही समझते हैं, क्योंकि थोड़ा समझोगे तो आसानी से समझोगे। ठीक है, अच्छा इसका वाइस वर्सा कर देते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहले वाले का वाइस वर्सा करेंगे, यानी कि पहले वाले को उल्टा कर देंगे जस्ट। वहां पे क्या था, वहां पे देखो क्या दिखा था मैंने, वहां पे लिखा था स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कराते हैं, कोई एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा देते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, एक कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा दिया। ठीक है, तो ऐसे सेल को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आगे बात समझ में आई बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करा दिया भाई, ऐसे सेल को कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, क्या कह दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेटा अगर तुम भी नहीं पढ़ते हो घर पे, ठीक है, तुम भी अगर घर पे नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हारे पिताजी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, किस फॉर्म में, डंडे के फॉर्म में। और वो डंडे के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उससे क्या होता है, उससे आप कोई एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं। जो रिएक्शन आप नहीं कर रहे थे, जो पढ़ाई आप नहीं कर रहे थे, वो एक डंडा खाने के बाद क्या हो गया, शुरू हो गया। आगे बात समझ में, तो ऐसे सेल को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह देते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई जो बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत में एक बार ही पिताजी ने बस कह दिया कि बेटा देखो पढ़ाई करना चाहिए, ठीक, बस थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब तुम इतना पढ़ रहे हो, इतना पढ़ रहे हो कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दिया। तो ऐसे पिताजी को हम क्या कहेंगे, वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रहे हो, उससे वो पापा जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, चले भाई अब आगे बढ़े। चल अब एक काम करते हैं बेटा, अब एक काम करते हैं, जरा वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल जो है उसको एक बार हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक है, देखो एक साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट का नाम था डैनियल। साइंटिस्ट लोग को जानते ही भाई, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कोई ना कोई नई चीजों की खोज होती रहेगी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, जाने माने पहचाने साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था डैनियल साहब। तो डैनियल साहब ने क्या किया, एक सेल बना दिया। ठीक है, क्या किया,
एक सेल बना दिया और उस सेल को बनाने के लिए कुछ सिस्टम्स का यूज किया था उन्होंने, कुछ सिस्टम्स का यूज किया था। अब देखो डेनियल साहब ने जो सेल बनाया था ना, उसी सेल को हम फिर से बनाने जा रहे हैं। ये मत कहना सर क्यों बना रहे हैं, जब तुम्हें समझाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। ज्यादा उधर हो गया क्या? ये क्या है भाई, ये क्या बना दिया सर जी ने? ये दो कंटेनर है भाई हमारे पास, जो डेनियल साहब ने लिया था वही कंटेनर मैं भी लेके आ रहा हूं। ठीक है, दो कंटेनर मैंने ले लिया। ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड डाल दी। उस लिक्विड का नाम है ZnSO4। ठीक है, यहां पे केमिस्ट्री में जो भी हम लिक्विड लेते हैं उस लिक्विड को हम कह देंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और यहां पे एक दूसरी लिक्विड ले ली। ठीक है, इस लिक्विड का नाम है क्या? CuSO4, कॉपर सल्फेट। ये भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मैंने दो कंटेनर लिया, एक कंटेनर में मैंने एक लिक्विड डाला, जो लिक्विड था ZnSO4, ठीक, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। दूसरे कंटेनर में भी मैंने लिक्विड डाला, वो लिक्विड है क्या? CuSO4, कॉपर सल्फेट। वो भी क्या है हमारा? एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर नंबर 1 में एक रॉड डालते हैं, और ये जो रॉड है हमारी, ये जो रॉड है हमारी, ये रॉड जिंक की बनी हुई है। ये जो रॉड है ये किसकी बनी हुई है? जिंक की रॉड है ये। जिंक, यार को लिख दूं वो भी नहीं समझ पाओगे। जिंक रॉड। ठीक है, क्या है ये? एक जिंक की रॉड ले ली मैंने। और दूसरा जो कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में हम क्या करते हैं? दूसरा एक रॉड ले लेते हैं, और ये रॉड हमारा है किसका? ये रॉड बना है हमारा कॉपर का। ठीक है, तो दो तरह के रॉड ले लिए। पहला रॉड है हमारा जिंक की रॉड, और दूसरी रॉड है हमारे पास कॉपर की। ठीक है, अब दोनों की दोनों रॉड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में डिप है। ठीक है, दोनों की दोनों रॉड को मैंने इलेक्ट्रोलाइट में डाला है, तो इस रॉड को हम कह देंगे भैया, ये रॉड जो है इसको कह देंगे जिंक इलेक्ट्रोड। क्या कह देंगे? जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक, और यहां पे कॉपर की रॉड को भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट में डाला है, तो इसको भी कह देंगे क्या? कॉपर इलेक्ट्रोड। आगे बात समझ में? क्या कह देंगे इसको? कॉपर का इलेक्ट्रोड कह देंगे। ठीक है, अच्छा, क्या अभी सिस्टम कंप्लीट दिख रहा है? क्या अभी सेल के लिए कोई सर्किट कंप्लीट दिख रहा है? तो सर अभी सेल कंप्लीट कहां है? इन दोनों सेल को अभी आपस में मैंने मिक्स कहां किया है? जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी, तब तक बैटरी बन नहीं सकती है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो इस बैटरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बैटरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैटरी को कंप्लीट करने के लिए एक ब्रिज बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कह दिया? सॉल्ट ब्रिज। जनरली इसको सॉल्ट ब्रिज ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट रहते हैं, आयंस रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर केमिस्ट्री में हम ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो क्या करते हैं, एक NaCl और वाटर का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, पानी में नमक मिला लेते हैं। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर रहेगा, उसमें नमक मिला लेंगे। ठीक है, बढ़िया से पूरी लार्ज क्वांटिटी में। उसके बाद एक कॉटन की स्ट्रिप लेके, कॉटन का कपड़ा लेके, रिबन लेके, उस कॉटन के रिबन को उसमें अच्छे से घोल लेते हैं। ठीक, उसके बाद ले आके एक सिरा इसमें और दूसरा सिरा इसमें डाल देते हैं। आगे बात समझ में?
तो ये एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से सॉल्ट ब्रिज का काम कर देता है। ठीक है, क्या करेगा, ये सॉल्ट ब्रिज का काम कर देगा। अभी भी अगर हम देखें तो सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये जो रॉड का ये सिरा है और इस रॉड का जो दूसरा सिरा है ये अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे इन दोनों सिरों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो भाई इन सिरों को भी कनेक्ट कर ही देते हैं। यहां से मैंने उठाया वायर और इस वायर को कनेक्ट कर दिया किधर, दूसरे पॉइंट से। आगे बात समझ में, यहां से वायर उठाया और इस वायर को कनेक्ट कर दिया किधर, इस दूसरे इलेक्ट्रोड से, यानी कि जिंक रॉड से निकाला वायर कहां चला गया, कॉपर रॉड तक पहुंच गया। क्या मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया? हम कहेंगे हाँ सर सर्किट तो कंप्लीट हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। और सर्किट क्लोज हो गया तो क्या होगा भाई, सर्किट क्लोज हो गया तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो करंट का फ्लो जरूर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जरूर होगा। आ गई बात समझ में? अगर सर्किट कंप्लीट है और पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ करंट का भी फ्लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब जो डेनियल साहब ने ये जो सिस्टम बनाया था उस सिस्टम में मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, या यूं कहो कि डेनियल साहब ने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। क्या क्या चीजें थी समझते बेटा उसको। पहली ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि ये जो जिंक की रॉड है, ये जो हमारी जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड टूट रही है किसमें, Zn2+ आयन में, और साथ ही साथ रिलीज कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड टूट रही है और रिलीज कर रही है क्या, Zn2+ आयन, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो हमारी जिंक की रॉड होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि भैया मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि भैया ये जो रॉड होगी ये हमारी नेगेटिव होगी, ये रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। रॉड कैसी होगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम देख रहे हैं कि भैया यहां पे क्या है, यहां पे इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू चलना शुरू करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू चलना शुरू करेंगे और चलते 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 किधर पहुंचेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पहुंच जाएंगे इस रॉड पे, और इस रॉड से होते हुए इस सॉल्यूशन में हमारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और रिलीज होते होते क्या हो गया भाई, इस सॉल्यूशन में हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो हमारा CuSO4 है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहां पे लिया था CuSO4, ये CuSO4 टूट रहा होगा कैसे, Cu2+ में और साथ में SO4 2- में। ये भी स्टेबल नहीं रह पा, ये क्या कर रहा है, टूट रहा है किसमें, Cu2+ आयन में और साथ ही साथ SO4 2- आयन में। अब मुझे एक बात बताओ, ये Cu2+ जो आयन था वो पहले किसके साथ जुड़ा था, SO4 2- के साथ, लेकिन क्या इसके पास नेसेसिटी है कि वो SO4 के साथ ही जुड़े? अरे भाई अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्यों वो SO4 के साथ जाके जुड़ेगा? बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे सर ये Cu2+ अब SO4 के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि क्या करेगा, बल्कि हमारा Cu2+ अब किसके साथ जुड़ेगा, अब Cu2+ हमारा जुड़ेगा किसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ठीक है, ये हमारा जो कॉपर आयन था वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। इसका मतलब यहां पे CuSO4 के सॉल्यूशंस में से कॉपर आयन रिलीज हो रहे थे और वो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके एक कॉपर बना रहे थे, यानी कि ये जो रॉड होगी धीरे धीरे आप देखेंगे ये रॉड फूल के थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा, यहां पे कॉपर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में?
फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं सारी चीजें। क्या बताया मैंने, दो कंटेनर लिया था, ठीक है, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2। कंटेनर नंबर 1 में मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट था वो इलेक्ट्रोलाइट था ZnSO4, और कंटेनर नंबर 2 में जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो था CuSO4। ठीक, कंटेनर 1 में सबसे पहले मैंने एक रॉड लगाई जो कि जिंक की रॉड थी। ठीक, इस रॉड को मैंने कह दिया जिंक इलेक्ट्रोड, और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में जो मैंने रॉड लगाई थी वो कॉपर की लगाई थी, इसलिए उसको नाम दे दिया कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया था भाई, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था जिससे आयंस का फ्लो होता रहे, कंडक्शन हो जाए, सर्किट मेरी कंप्लीट रहे। ठीक, थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया था, एक वायर लगाया था इस नेगेटिव रॉड से लेके इस पॉजिटिव रॉड पे। ठीक है, एक वायर लगा दिया था। वायर लगाने के बाद डेनियल साहब ने ये ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे जो जिंक था वो जिंक टूट रहा था किसमें, Zn2+ आयन में, और साथ ही साथ रिलीज कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे थे वो जाके यहाँ पे हमारे प्लेट पे डिपॉजिट हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने की वजह से ये जो प्लेट थी हमारी, ये प्लेट कैसी हो गई, नेगेटिव प्लेट हो गई। ये प्लेट कैसी हो गई हमारी, नेगेटिव प्लेट हो गई। ठीक है, प्लेट कैसी हो गई हमारी, नेगेटिव हो गई। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस वायर के थ्रू चले, और वायर के थ्रू चलते चलते हमारे कंटेनर नंबर बी तक पहुंचे। ठीक, और कंटेनर नंबर बी में ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो टूट रहा था किसमें, कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। कॉपर आयन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर का फॉर्मेशन कर दिया, जिसकी वजह से ये जो प्लेट थी हमारी और भी चौड़ी हो गई और भी थिकर हो गई। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई, कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाया, तो ये हमारे प्लेट जो है थिक हो गया, मोटा हो गया। इसका मतलब हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि यहाँ से जिंक के रॉड में से जिंक आयन निकल रहा था, तो क्या ये रॉड पतली नहीं होगी, तो हम कहेंगे यस सर, ये वाली जो रॉड थी, दिस रॉड विल बिकम थिनर, यानी कि ये रॉड क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और जो दूसरी रॉड है हमारी, जो कॉपर की रॉड है, इस पे लिखेंगे हम दिस रॉड विल बिकम थिकर, दिस रॉड विल बिकम थिकर। ठीक है, और रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहां पे कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, जिंक की प्लेट का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, जिंक टूट रहा है। आगे बात समझ में, ठीक। अच्छा, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। हमने क्या किया, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, यहां पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक, वोल्ट मीटर यहां पे वोल्टेज को मेजर कर रहा है, और जो वोल्टेज यहां पे मेजर होके आई थी वो वोल्टेज थी 1.1 वोल्ट्स। कितनी थी, वो जो वोल्टेज थी वो थी हमारी 1.1 वोल्ट्स। कितनी वोल्टेज आई थी, 1.1 वोल्ट आई थी। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब हमने ये देखा कि हमने 2 तरह के केमिकल्स लिए, या फिर केमिकल का सॉल्यूशंस लिया, जो भी लिया, उससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.1 वोल्ट। यानी कि हमने एक केमिकल रिएक्शन से होने वाली जो एनर्जी है उस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर दिया। भाई ऐसे ही सेल को तो हम कहते हैं वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। बात सही है कि नहीं भाई, इसी सेल को हम क्या कहेंगे, वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, चलिए अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना भाई साहब, देखो होता क्या है कि मैंने तो कह दिया भैया ये कौन सा सेल है, ये आपका वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसका नाम वोल्टेइक है कि गैल्वेनिक, तो बेटा वोल्टेइक सेल गैल्वेनिक सेल एक ही चीज। अच्छा, ये जो सेल है, ये जो सेल मैंने यहां पे बनाया है, जो रिप्रेजेंट किया है, इस सेल का नाम होता है डैनियल सेल। अब डैनियल सेल क्यों कहते हैं, हम कहते सर डैनियल साहब ने इसको सबसे पहली बार बनाया था, इसीलिए ये उन्हीं के नाम पे रख दिया गया डैनियल सेल। और ये डैनियल सेल वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल का, GLVANIC, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है हमारा, एक डैनियल सेल। आगे बात समझ में,
तो अगर कोई पूछे डेनियल सेल का कोई डेफिनेशन है क्या, तो हम कहें सर डेनियल सेल का कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन हमारा वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल का होता है। क्या डेफिनेशन होता है? यही डेफिनेशन होता है जहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, दैट इज नोन एज वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल। डेनियल सेल वो सेल है जो एक वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल है, यानी कि डेनियल सेल एक एग्जाम्पल है उसका। अब डेनियल नाम इसीलिए रख दिया कि वो साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे भाई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम एक कोई नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करा रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा रिएक्शन कराएंगे जो यूजुअली होता नहीं होगा, लेकिन हम करा देंगे इलेक्ट्रिसिटी देके। आगे बात समझ में? तो बच्चा पार्टी, जितनी भी चीजें अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 में देखी हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, उसी के साथ साथ आपने देख लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, गैल्वेनिक, वोल्टेइक गैल्वेनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक। वोल्टेइक गैल्वेनिक सेल के बारे में भी आपने देख लिया कि किस तरीके से डेनियल साहब ने सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट किया था, उससे कुछ वोल्टेज जनरेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आपसे और डिस्कशन करेंगे हम किसके बारे में, डिस्कशन करेंगे हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और उसके फर्दर जो भी टॉपिक्स हमारे आएंगे इनके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे।